Hello. So in this we are going to solve three questions related to stereoisomers. Okay, और इस इन थ्री ये जो थ्री क्वेश्चन है आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ओके, ऑल द थ्री क्वेश्चंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. और इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हुए मैं आपको इसका बेसिक से समझाऊंगी कि क्या चीज़ इसमें यूज़ हो रही है, किस तरह से यूज़ हो रही है, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए. ठीक है. सो द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, तो यहाँ पे मैं बताने नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड ऑफ अ मॉलिकुलर फॉर्मूला दिस. तो हमारे पास एक मॉलिकुलर फॉर्मूला है और इसमें हमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताने. पहले देखो स्टीरियो आइसोमर्स होते क्या हैं. स्टीरियो आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप. नंबर वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड नंबर टू इज ऑप्टिकल आइसोमर्स. ओके, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा सिस और ट्रांस, जब हमारे पास डबल बॉन्डेड होते हैं या फिर कोई भी सिस और ट्रांस क्या होते हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं. ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं जिनमें कायरल सेंटर होता है. कंपाउंड हैविंग कायरल सेंटर आर ऑप्टिकली एक्टिव. अब ये कायरल सेंटर क्या है अगर हम देखें, क्योंकि हम पूरे कंसेप्ट क्लियर करेंगे यहाँ पे. तो कायरल सेंटर हमारे पास क्या होता है, वो कार्बन विच हैव फोर डिफरेंट ग्रुप्स. कार्बन के फोर बॉन्ड्स होते हैं और ये फोर ग्रुप्स, ये जो फोर बॉन्ड है ये डिफरेंट ग्रुप से अटैच होंगे लाइक दिस. ओके, सो दिस सेंटर इज नोन एज कायरल सेंटर, क्योंकि यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, फोर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं. तो दिस इज द कायरल सेंटर. तो जिसमें भी कायरल सेंटर होंगे उसे हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे. नाउ अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स. तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैन बी फाइंड आउट बाय 2 to the power n. ओके, जिसमें n क्या होता है, इन विच n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्लस वी कैन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और सिस एंड ट्रांस. अब ये कैसे देखो, अब अगर हम ये मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH जिस पे लगा हुआ है OH और मिथाइल. ओके, तो हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या कोई कायरल सेंटर है. तो कायरल सेंटर कौन सा होता है, जिसपे हमारे पास कार्बन पे फोर डिफरेंट ग्रुप लगे हुए थे. इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, मतलब सेम ग्रुप है. इस कार्बन की बात करेंगे तो इस कार्बन पे एक H है, एक मिथाइल ग्रुप है और दो बॉन्ड सेम कार्बन से अटैच है. दैट मीन्स ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है. अगर आप इस वाले कार्बन को देखोगे तो इस कार्बन पे एक बॉन्ड से हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक बॉन्ड से अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, एक बॉन्ड से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है एंड द फोर्थ बॉन्ड इज अटैच विद दिस double bonded chain. That means all the bonds are different. That means this carbon is a chiral carbon or a chiral center. Okay, we have one chiral center. Next is if we see this double bond, we have this double bond. अब ये double bond कैसा है, देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ. यहाँ पे है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस पे है H, एक H ग्रुप लगा हुआ है और एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है. इस तरह से ही तो है, एक यहाँ पे H ग्रुप लगा हुआ है और एक इस पे ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है. तो ये मैं इस तरह से भी बना सकती थी, जिसे यहाँ पे क्या बोला जाता है, सिस बोला जाता है. इसे मैं ट्रांस भी बना सकती थी. दैट मीन्स ये वाला पोर्शन कैसा शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर. तो इस वाले कंपाउंड में एक हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी है, एक हमारे पास कायरल सेंटर भी है. इसे प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 2. दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी हो गई, 2, क्योंकि n इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर एंड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर. सो n इज इक्वल्स टू 2. तो अब अगर हम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का 2 to the power n, इन विच n is 2. दैट मीन्स 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4. सो हियर द आंसर इज 4. तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 4 हो गए. ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ ये. तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे, बट यहाँ पे मैंने आपको क्या समझा दिया, इसका कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि जब भी हमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने होते हैं तो हमें क्या ढूंढने होते हैं, इसमें एक कायरल सेंटर ढूंढ लो आप, जितने भी कायरल सेंटर्स हैं, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ढूंढ लो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. अब देखो IUPAC लिखना इजी है, एक्चुअली ऑप्शंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरह से लिखे हुए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन मेंशन नहीं करें. पर ऑप्शन देख के आपको पता लगेगा कि यहाँ पे इन्होंने स्टीरियो भी पूछी है उसकी. ठीक है, तो ऑप्शंस में स्टीरियो भी थी. अब स्टीरियो में मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखो हमने पढ़ा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं. ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं. ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखो क्या होते हैं, सिस एंड ट्रांस. सिस एंड ट्रांस होते हैं. सिस एंड ट्रांस जैसे कि कार्बन having two identical group are on the same side are cis. Carbon having two identical group on the diagonal side is known as trans.
बट व्हाट इफ दीज टू आर नॉट आइडेंटिकल, और अगर हमें और तरीके से एक्सप्लेन करना है तो सिस को हम बोलते हैं, सिस को हम डिनोट करते हैं Z से और ट्रांस को हम डिनोट करते हैं E से। तो जब हम इसकी IUPAC में लिखेंगे तो हम इन्हें बताएंगे कि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये किस तरह की स्टीरियो बना रहा है, Z बना रहा है या E बना रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले इसका नाम क्या है 1 2 3, अगर मैं यहाँ पे कार्बन काउंट करूंगी तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो हमारे पास 7 कार्बन की चेन है। चेन अगर हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड की होते हैं तो प्रायोरिटी किसे देते हैं, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। हम चेन की नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। ठीक है, तो ये 7 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, चेन का नाम क्या हो गया, हेप्ट, हेप्ट हो गया है। उसके बाद सेकंड पे क्या लगा हुआ है, इन, और फोर्थ पे क्या लगा हुआ है, आइन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, अब हमें यहाँ पे स्टीरियो भी बतानी है। यहाँ पे ये कैसे है, जो दो आइडेंटिकल ग्रुप है वो डायगोनली टू ईच अदर है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे Z। तो ये हो जाएगा Z हैप्ट 2 इन 4 आइन, कि ये जो इन वाला ग्रुप है वो किस तरह से लगा हुआ है, वो Z स्टीरियो से लगा हुआ है, वो सिस स्टीरियो से लगा हुआ है। क्लियर। So the next question is arrange in the correct order of the stability decreasing order for the following reaction। देखो हमारे पास जो एक साइक्लोहेक्सेन होता है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, इसकी जो अगर हम स्टेबल स्टीरियो बनाए तो वो इस स्टेबल ज्योमेट्री इस तरह से होती है, जिससे चेयर इस तरह से होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो अप साइड जो ये परपेंडिकुलर्स होते हैं, ये जो मैं बना रही हूँ, ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, दीज आर एक्सियल बॉन्ड। और ये जो इस तरह से होते हैं, जो मैंने ऑरेंज से आपको शो करे हैं, ये ऑरेंज वाले क्या होते हैं, ये होते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है एक्सियल और एक होता है इक्विटोरियल। अब कंडीशन ये होती है कि जो कोई भी बल्की ग्रुप होगा, कंडीशन क्या है, जो कोई भी बल्की ग्रुप होगा वो एक्सियल पे नहीं आएगा। अगर वो एक्सियल पे आया दैट मीन्स इट इज अनस्टेबल। क्लियर। और यहाँ पे एक और कंसेप्ट चलता है 1,2 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन, और ये इंट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कर देता है बॉन्ड को। अब ये कैसे, देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से बनाया, ये मैंने बोल दिया इस तरह से, ये इस तरह से और ये इस तरह से। ठीक है, अब देखो एक चीज, अगर मैं इसे 1 बोलती हूँ, सॉरी 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन, दिस इज 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन, तो ये 2 ये 3 हो जाएगा। या फिर अगर मैं इसे 1 बोलती हूँ तो ये 2 और ये 3 हो जाएगा। तो ये जो 1 वाला है ये हिंड्रेंस क्रिएट करता है इसके साथ। अगर हाइड्रोजन है तो ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा दिया भी लगाऊंगी, ये हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। ऐसे ये जो 1 वाला ये इसके साथ भी हिंड्रेंस करता है, इसलिए इसे 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन बोला जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि जो मिथाइल ग्रुप होता है वो बल्कि ग्रुप लगता है। ठीक है, ये मैंने मिथाइल ग्रुप बनाया, ठीक है, और यहाँ पे H है, ठीक है, यहाँ पे H। तो यहाँ पे ये क्या करता है, हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे ये जो इंट्रैक्शन होता है ये हिंड्रेंस क्रिएट करता है, तो ये कभी भी स्टेबल नहीं होती है, स्टेबल पोजीशन नहीं होती है। तो कभी भी आपको मिथाइल को लगाना है तो मिथाइल जनरली इक्विटोरियल पोजीशन पे होता है। इक्विटोरियल पोजीशन कौन सी होगी, इसकी स्टीरियो जनरली ये होनी चाहिए, इस तरह से डाउनवर्ड साइड होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब कोई हिंड्रेंस होने का चांसेस नहीं है। तो इक्विटोरियल में हिंड्रेंस नहीं होता है, हिंड्रेंस कहाँ पे होता है, एक्सियल में होता है, जिससे हिंड्रेंस को क्या बोला जाता है, 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन बोला जाता है। तो अब यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेबल है। देखो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट वाला देखोगे, फर्स्ट वाले में क्या है, मैंने क्या बोला, मिथाइल ग्रुप कहाँ होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए इक्विटोरियल में। अगर मिथाइल ग्रुप इक्विटोरियल में है तो वो स्टेबल है। अगर मिथाइल ग्रुप कहाँ पे, एक्सियल पे है, तो वो क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि उसमें कौन सा इंट्रैक्शन हो रहा है, 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप कहाँ पे, एक्सियल पे, और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप कहाँ पे, इक्विटोरियल पे। तो ये वाला तो स्टेबल है बट ये अनस्टेबल है। ठीक है, चलो और देखते हैं, ये कहाँ पे, इक्विटोरियल पे, ये कहाँ पे, एक्सियल पे। इक्विटोरियल मैंने आपको बता दिया इस तरह से, एक्सियल ये है परपेंडिकुलर जो होता है 90 डिग्री पे। ठीक है, अब ये देखोगे ये कैसा है, ये भी इक्विटोरियल है और ये भी इक्विटोरियल है। ठीक है, सही है, ये भी एक्सियल है और ये भी एक्सियल है। अब सोचो दोनों ही एक्सियल पे बैठे हैं तो कितना ज्यादा 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन हो रहा होगा। और जब इतना ज्यादा 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन हो रहा होगा तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल तो वही होगा। और यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे बताना है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा से सबसे कम। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, थर्ड वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो सारे ही दो ही मिथाइल है, दोनों ही किस पे बैठे हैं, इक्विटोरियल।
तो दोनों ही किससे बहते हैं, मिथाइल पे हैं। दैट मीन्स कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, थर्ड वन इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। यहाँ पे 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन जहाँ पे भी होगा वो इसको अनस्टेबल बना देगा, ठीक है। नाउ अगर आप फर्स्ट एंड सेकेंड देखोगे तो दोनों में ही एक एक्सियल है, एक इक्वेटोरियल है, मतलब दोनों ही सेम पावर के हैं। और यहाँ पे देखोगे फोर्थ में तो दोनों ही एक्सियल है, मतलब सबसे ज्यादा अनस्टेबल क्या है, फोर्थ वन। और अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों की ही जो स्टेबिलिटी है वो सेम है। इस तरह से इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? So these are the 3 questions related to stereoisomers. If you want more questions, so do comment below. I will make more questions related to this, and more tough questions I'm going to make. Okay, thank you so much.